फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे इलाके में इस समय लाइट नहीं आ रही है करीब 3 बजे से, तो थोड़ा असुविधा हमें तो होगी, आप लोगों को भी हो सकती है। फिर भी सबसे पहले मैं विज्ञान संचारकों का समूह जो देवरिया का है, उसमें भाई अनिल त्रिपाठी जी संयोजक हैं और उनके विज्ञान ऋषि डॉक्टर श्री होरा जी, उनकी पुत्री विशेष करके स्मृति होरा और उनकी पूरी टीम, उसको मैं बधाई दूंगा। और इसके बाद आज का जो विषय है विज्ञान संचारकों को समसामयिक बोध, तो पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान संचारक होता क्या है। विज्ञान संचारक कोई सरकारी पद तो है नहीं, और ऐसी स्थिति में दायित्व तो उसके बहुत है। उसका जो सीधा सा काम है वो ये है कि जो आज वर्तमान परिवेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों का हम किस प्रकार से सरलीकरण कर दें, किस प्रकार से निवारण कर दें। क्योंकि इस प्रकार की 3 व्यवस्थाएं हैं। एक पत्रकार है, वो भी जनता की बातों को उठाता है, छापता है, मीडिया में आता है। कलम और कैमरा आजकल 2 चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वह भी यही कार्य करता है। तीसरा विज्ञान संचारक है, उसका भी काम लगभग यही है। लेकिन इन दोनों तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है। पत्रकारिता का क्षेत्र पहले असीमित होता था, अब तो पत्रकारिता में भी वर्ग भेद आ गया है। ये खेल का पत्रकार है, ये विज्ञान का पत्रकार है, ये साहित्य का पत्रकार है, ये संस्कृति का पत्रकार है। अब वहाँ भी कार्य अधिक होने के कारण विशेषज्ञता जो बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों कार्यक्षेत्र थोड़ी थोड़ी समेटते चले जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का भी बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन जब से इधर ये जातीय समीकरण वगैरह आ गए हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता अब सिमट गए हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नहीं। ये सब चीज़ समझना भी आवश्यक है। और जहाँ तक विज्ञान संचारक का कार्य है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है और हर व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं रख सकता है, यह भी उतना ही सत्य है। तो ऐसी परिस्थिति में विज्ञान संचारक का जो समसामयिक बोध की बात हम कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर, उसमें प्रमुख चीज जो है वो ये है कि आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए। क्यों दक्षता क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप ज्ञान दे पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो आप क्या ज्ञान देंगे? तो विज्ञान संचारक चूंकि एक विशिष्ट बात करना है, उसको विशिष्ट संरचना करना है, विशिष्ट जानकारियां देना है, लोगों के भ्रम निवारण करना है, इन तमाम चीजों के लिए जो सबसे प्रमुख शर्त है वो है दक्षता। दक्षता के लिए जिज्ञासा। जब जानने की इच्छा आएगी तो उसको आप पूरा करने के लिए अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। पूरा एक प्रक्रिया है वो, मैं उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता, लेकिन एक प्रमुख स्तंभ है कि आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए। और जो दक्षता आपको मिलेगी वो विषय विशेषज्ञता से मिलेगी। जो विषय विशेषज्ञ हैं और आप जो विषय विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उन दोनों में जब तालमेल होगा तब आप किसी विषय के बहुत ज्ञाता हो पाएंगे। और जब आप किसी विषय के ज्ञाता होंगे तभी आप ज्ञान को दे पाएंगे। ये बहुत सरल काम नहीं है और ये बहुत कठिन काम भी नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प कैसा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब जब आप विषय विशेषज्ञता की बात करते हैं हम, कि आपके अंदर विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो भी विज्ञान रिलेटेड सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इतना विशाल पूरा ब्रह्मांड, समूचा भूमंडल, कण कण में विज्ञान है। अब इन सब चीजों की पूरी जानकारी का कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं हो सकता है जिसको तमाम जानकारियां हों। क्योंकि आज पहले स्थूल जानकारियां होती थी,
अब हमारी जानकारियों का लेवल माइक्रो लेवल बढ़ गया, छोटे से छोटे तो जा रहे हैं, छोटी छोटी जानकारियां उनको बड़ा करके समझा रहे हैं, बहुत विशाल क्षेत्र हो गया है। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि आप कोई 1, 2, 3 कोई फील्ड चुन लें, क्षेत्र चुन लें। जैसे पहली चीज यह है कि आजकल सर्वाधिक अगर कोई समस्या, ज्वलंत समस्या है पूरे विश्व की, वो है पर्यावरण। पर्यावरण को प्रदूषण अपनी चपेट में ले रहा है, निरंतर पर्यावरण हमको संक्रमित करता चला जा रहा है, बीमारियां परोस रहा है, और उन सब के लिए इस धरती के निवासी और सरकारें जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है। तो पर्यावरण के जो तमाम घटक हैं, उन घटकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्यावरण को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके विषय में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पर्यावरण के क्षेत्र को आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें और फिर समाज को पर्यावरण देने के लिए क्या क्या आवश्यक है उस पर चिंतन और मनन करें, और फिर आप पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ें, जिससे आप पर्यावरण को ठीक कर सकें। केवल वृक्ष लगाना पर्यावरण नहीं है, केवल एक घटक पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण पर तमाम प्रकार के प्रदूषणों का दबाव है, और केवल उसकी जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसके निवारण के उपाय लेकर के जनता तक परोसना पड़ेगा। एक उदाहरण दे दूं, केरला में एक बार ज्वर आया, बुखार आया, बहुत पता हुआ, बड़े उस पर शोध हुए, बहुत वो शुरुआत की बात है आज़ादी के आसपास की। मालूम ये पड़ा कि वहाँ का पानी जो है वो पूरा का पूरा पानी प्रदूषित है। अब पानी का प्रदूषण 2 प्रकार का है, एक केमिकल का और एक बैक्टीरिया का। चूंकि हम आज़ादी के आसपास की बात कर रहे हैं, 47-48 की बात है ये, तो उस समय क्या था, उस समय बैक्टीरियल इफेक्ट था, केमिकल इफेक्ट नहीं था। आजकल केमिकल इफेक्ट भी आ रहा है। तो एक साधन भी बड़े नगण्य हुआ करते थे, एक स्वामी जी को ये पूरी बात पता चली, तो उन्होंने एक कनस्तर लिया और डुग्गी पीटी केरला में, जहाँ जहाँ जनता इकट्ठी हो पहुँच जाएं, और पैदल चल रहे हैं, चले जब लोग साधन किसी ने मुहैया करे, तो गाँव गाँव में जाकर के उस व्यक्ति ने एक अलख जगाई कि आप जो भी है वो पानी गर्म करके पिएं, खौला के पिएं। एक पूरा उसने संचार कर दिया। उस समय का विज्ञान संचारक था, तब साधन कम थे, समस्याएं कम थी। आज साधन बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। तो उस संचार करने के बाद लोगों ने जब खोला खोला के पानी पीना शुरू किया, और जो बीमार ठीक हुए, फिर उसके बाद वो बीमार नहीं हुए, लोगों की बीमारी का नियंत्रण हो गया। तो ये है एक व्यवहारिक ज्ञान। जब तक आप फील्ड में जा रहे हैं, विज्ञान संचारक के रूप में जा रहे हैं, जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको सभी पक्षों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप संचार नहीं कर सकते, संचरण नहीं कर सकते। तो हमें विषय चुनना है। अब विषय में पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, खाद्य श्रृंखला है, कृषि है, पानी है, भूमि है, कृषि में कीट प्रबंधन है, रोजगार को लेकर के भी आपकी जानकारियां हो सकती, दे सकते हैं आप कैसे रोजगार बढ़ें, बाल विकास, बच्चों को कैसे निरोग रखें, कैसे उनका स्वास्थ्य रहे, और पशुपालन आदि ढेरों विषय हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से विज्ञान से जुड़े हैं, और जिनकी समाज को, जिनकी तमाम जानकारियों की आवश्यकता है। सरकार की जहां तक स्थिति है, उसके विभाग मैगजीन छाप के अपना देते हैं, और वो जनता तक नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जो निवारण करना है, लोगों का कष्ट निवारण करना है, दुख निवारण करना है, लोगों को जानकारी से लैस करना है, इसके लिए संचार आवश्यक है। तो इसके लिए जरूरी, हमने पहले आपको बता दिया कि दक्षता आप अपने अंदर लाइए और विशेषज्ञता हासिल करें। अब विशेषज्ञता हासिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके अंदर संवाद कला, कैसे आप संवाद करेंगे, लोगों को कैसे जानकारियां देंगे, उसमें भी निपुणता होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी टीम होना चाहिए। कभी आप एक छोटा मोटा कोने में नाटक कर सकते हैं, एकल नाटक भी हो सकता है ना, कोने कोने में नाटक किए जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, रामलीला है, रास लीला है, बड़े बड़े मंचन होते हैं,
भगवती जागरण है, विभिन्न प्रकार के, उसमें जब एक बीच में अंतराल आता है, पर्दा पड़ा रहता है, कार्य का जो कलाकार हैं वो अपना भीतर ड्रेस व्रेस चेंज करते बीच में, तो उस समय पर आप एक मनोरंजक ढंग से विदूषकों की भांति एक संवाद परोस करा सकते हैं। संवाद आप लिखें और कलाकारों को रखें, वो बोल दें, तो वो भी एक आप संवाद की कला में आपको माहिर होना चाहिए। संवाद लेखन से भी हो सकता है, संवाद नाटक से भी हो सकता है, संवाद छोटे छोटे से भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का कि आपको अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, तो संवाद कला में आपको माहिर होना नितांत आवश्यक है। अब इन तमाम चीजों की जो विशेषज्ञता है, हमने पहले आपसे बात की, एक विशेषज्ञता आपको हासिल करना है। विशेषज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक खुराक ली और पी ली, आप विशेषज्ञ हो गए, क्योंकि रोज नई जानकारियां आ रही हैं, रोज नई जानकारियां बढ़ रही हैं, माइक्रो लेवल की बढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी बढ़ रही हैं। और उन जानकारियों में जो एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि हमारे विश्वविद्यालय इन तमाम चीजों में अपने आप को पंगु महसूस करते हैं। उनको पता नहीं, वो या तो विशेषज्ञता की उनके पास कमी है, या बजट की कमी है, या दृढ़ इच्छा की कमी है, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हमारे जितने टॉपिक्स हमने बताए, इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हैं, उन पर विदेश के विश्वविद्यालय अध्ययन भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं और परिणाम भी दे रहे हैं। तो आज तो हमारी दुनिया मुट्ठी में है। अगर आपके अंदर कंप्यूटर की विशेषज्ञता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, अब दुनिया में क्या जानकारियां चल रही उनको ला सकते हैं। अब तो जो पुरानी हमारी जानकारियां था, जिनको हमने कह दिया था ये तो बकवास है, बेकार हैं, अब विदेशों में उन पर अध्ययन होकर के उन पर मोहर लग रही है। इन जानकारियों को भी आपको होना चाहिए। ये कला और ये कौशल और ये विशेषज्ञता आपको धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने से ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यों तो आपकी विशेषज्ञता बढ़ेगी, और ज्यों विशेषज्ञता बढ़ेगी त्यों तो आपके अंदर कौशल बढ़ेगा, और ज्यों आपके अंदर कौशल बढ़ेगा त्यों तो आपकी संचार की व्यवस्था, संचारक का आपके अंदर गुण आना प्रारंभ हो जाएगा। लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, फिर लोग आपको बुलाने लगेंगे। इतनी सी बात है। अब सबसे बड़ी चीज आपके अंदर मैंने बताया, विशेषज्ञता तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपको ज्ञान प्रदान करना है जनता को। और जनता में विभिन्न वर्ग हैं, किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, सरकारी नौकर है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, बड़े वर्ग हैं। उन सब की उस विषय में कितनी पहुंच है, कितनी जानकारी है, और उनके क्या क्या दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों को भी आपको देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसके विषय में ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा, और उनको ज्ञान देने में, ज्ञान प्रदान करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसका आपको निवारण करना पड़ेगा। यह है मेन चीज। और जब ये सब आप करेंगे तो आपका प्रभाव क्षेत्र विकसित तो होगा, लेकिन उसके विकसित करने के भी कुछ साधन हैं कि आपका प्रभाव बढ़े एक संचारक, विज्ञान संचारक के रूप में। उसके लिए आपको आज की तारीख में सोशल मीडिया के प्रभाव का इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह को बहुत लोग हे दृष्टि से भी देखने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई अच्छी चीज दे रहे हैं, पूरी तरीके से परफेक्ट चीज आप उस पर दे रहे हैं, तो लोग उसको देखते भी हैं, पढ़ते भी, उस पर चिंतन और मनन भी करते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, आप फेसबुक लाइव चल सकती है आपकी, आप इंस्टाग्राम में जा सकते हैं, टेलीग्राम में जा सकते हैं, बहुत से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप जा सकते हैं और अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। ये एक बहुत आवश्यक है। और आपका जब परिचय का क्षेत्र बढ़े तो आप कुछ संवाद गोष्ठियाँ भी कर सकते हैं। संवाद गोष्ठियों में आप उन मुद्दों को उठा सकते हैं और उन मुद्दों के निवारण के, आपके पास तो पता है कि ये निवारण है, लेकिन और सामान्य लोगों से भी आप निवारण के उपाय पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके निवारण के उपाय के ज्ञान में वृद्धि हो जाए, है ना। इसी प्रकार से आप चर्चा, परिचर्चा, 4-5 लोग बैठ के भी चर्चा कर सकते हैं। कभी एक आयोजन में मंच पे 4 लोगों को बैठा करके एक परिचर्चा भी करा सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी विशेषज्ञता बढ़ेगी, आपके अंदर संवाद कौशल बढ़ेगा। और ये सब चीजें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप ये मान के चलिए कि आप एक अच्छे विज्ञान संचारक हो सकते हैं।
फिर आपका और प्रभाव क्षेत्र बढ़े तो आप छोटी छोटी सेमिनार स्थानीय लेवल पर, क्योंकि बाहर के आप विशेषज्ञ बुलाएंगे तो आपको पारिश्रमिक देना पड़ेगा, वो यात्रा व्यय देना पड़ेगा, उनके रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति वैसी ना हो, लेकिन स्थानीय संसाधनों से आप सेमिनार कर सकते हैं और उस सेमिनार के कुछ डिसीजंस, निर्णय आ सकते हैं। उन निर्णयों को आप सूचीबद्ध करके एक बढ़िया आलेख बना करके पत्र पत्रिकाओं में दे सकते हैं, सोशल मीडिया में दे सकते हैं। लोगों के ईमेल एड्रेस कलेक्ट करके आपने आर्टिकल लिखा और ईमेल डाल दिया, पढ़ेंगे लोग। आपका काम है लोगों के अंदर ज्ञान विकसित करना। ये मेन चीजें हैं जिन पर न्यूनतम आपको ध्यान देना है, और न्यूनतम ध्यान देने के बाद जब आप एक स्टेज पे आ जाएंगे, फिर सीढ़ी आपको अपने आप मिलती चली जाएगी और आप बढ़ते चले जाएंगे। अब आजकल सबसे विचित्र स्थिति कुछ है, उसमें सबसे बड़ी विचित्र स्थिति क्या है कि पूरे विश्व में और अपने हिंदुस्तान में भी अब ग्रामीण लेवल तक भी वायु प्रदूषण पहुंच गया है। सरकार बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के बोर्ड लगा देते हैं, इतना माना कि इतना प्रदूषण चल रहा है। इससे कोई समाधान तो नहीं होगा। आपको वायु प्रदूषण दूर करने के कारकों पर ध्यान देना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। वायु प्रदूषण बचने का एक साधारण कारण तो ये है ही है कि आप भैया मास्क लगाइए अगर बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि इतने वाहन हैं, इतना सब धूल धक्कड़ ये सब चल रहा है, तो कम से कम उससे कुछ तो आपके फेफड़े जो हैं सुरक्षित होंगे। लेकिन अब वो तो घर घर में पहुंच रहा है, तो हमको वातावरण शुद्ध, वही पर्यावरण की बात आ गई, उसको शुद्ध करने के उपाय करना पड़ेंगे। उसमें हमें वैदिक अध्ययन करना पड़ेगा, पौराणिक अध्ययन करना पड़ेगा, वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा और उनमें से रास्ता खोजना पड़ेगा। तब हम जाकर के वायु प्रदूषण पर खाद्य श्रृंखला लीजिए। आजकल पैकेज आटा से लेकर के हर चीज पैक में आ रही है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पैकेट में जो बेस्ट बिफोर यूज लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पैकेट वाला कोई भी खाद्य सामग्री अपने घर में ना लाएं। लेकिन आज की तारीख में संभव नहीं है। जगह जगह मॉल खुलते चले जा रहे हैं, छूट देते चले जा रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई, आप कितना समझाएंगे। तो ये समझा सकते हैं कि भैया ज्यादा ना खाइए पैकेट वाला, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। अब प्रिजर्वेटिव एक सरकारी सिस्टम में तो उन्होंने कह दिया इतना प्रिजर्वेटिव डाल दीजिए, ये आपके स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं है। एक अध्ययन आ गया और उन्होंने कमेटी ने डिसाइड कर दिया। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यह है कि जितनी फैक्ट्रियां हैं छोटी मोटी, बहुत बड़ी फैक्ट्री की बहुत बड़ी बात नहीं, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं। इन फैक्ट्रियों में आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, प्रिजर्वेटर का मानक उनको पता ही नहीं, उन्हें ये डाल देना, उन्हें जितना मन है डाल दिया, और उसके बाद आपके यहां कोई तंत्र नहीं है। मांग तो ये होनी चाहिए, जब हम पॉकेट में मोबाइल रख करके पूरी दुनिया की जानकारी रख सकते हैं तो हम एक पॉकेट में लैब क्यों नहीं रख सकते? ऐसे लैब विकसित क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अरे ऐसे नहीं कह सकते, कम से कम एक एक कस्बे में, एक एक शहर में एक एक अच्छा प्रतिष्ठित लैब, भले प्राइवेट हो, जो प्राइवेट को देना चाहिए प्राइवेट को नहीं देंगे, लैब होना चाहिए जिसमें हम कोई भी खाद्य सामग्री की कभी भी जाके कुछ एक शुल्क देकर के जांच करा दें। देखिए आप पूरे देश की स्थिति बदल जाएगी। विदेशों में तो व्यवस्थाएं हैं, विदेशों में एक तो कोई गलत चीज देता नहीं है, और अगर है तो उसकी जांच भी बहुत है। हमारे यहाँ ये है ही नहीं। हमारे यहाँ लाइसेंस लेने में पूरा समय लग जाएगा, लाइसेंस मिल गया फिर इसके बाद आप धड़ाधड़ कीजिए जो कुछ करना हो। मान लो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, खूब एक्सीडेंट कीजिए। तो हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला, पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला इस समय प्रदूषित है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी कंपनी को हो। चैलेंज करते हैं, जांच करा सकते हैं। अभी एक डायरेक्टर से मेरी बात हुई, जो ये लैब के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमसे एक व्यक्तिगत तौर पर बात बताई। हम एक कमरे में ठहरे थे, एक सेमिनार में गए थे। उन्होंने कहा देखिए तिवारी जी, इस पर बिल्कुल विश्वास न कीजिए, मैं तो डायरेक्टरों के बोल रहा हूँ, मेरे रिटायर होने जा रहा हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जितनी बड़ी कंपनियों के पैकेट हैं वो हमारे यहाँ लैब में जब आते हैं तो हम उसको खोलते भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता, पास हो जाते हैं। और जो फुटकर आते हैं उसको, उसी पैकेट को तोड़ के और पैक करके जो भेजते हैं फेल होकर चले जाते हैं। तो जहां ऐसे लैब हों, उनकी रिपोर्ट्स को हम कहां तक उचित माने? अब ये एक संचरण का विषय है, ये संचार करने का विषय है, और इस संचार में केवल एक ही बात सामने निकल के आती है
कि या तो भाई हम पैकेट्स का खाना छोड़ दें या फिर इतना बड़ा जन आंदोलन करें, इतना बड़ा जन आंदोलन करें कि वो जाकर के चुनाव में खाद्य श्रृंखला के स्वास्थ्य को दृष्टि से वो मुद्दा बन जाए। जब तक हम वो मुद्दा नहीं बनेगा, चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, राजनीतिक दल जब तक उसको चुनावी मुद्दे में नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में ये समस्याएं जिंदा रहने वाली हैं। अब ये जब इतना व्यापक जन संचरण हो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जगह जगह गोष्ठियां और जन आंदोलन और ज्ञापन, जब ये एक बहुत बड़ा पूरा समग्र कार्य आप करेंगे, तब जाकर के आप इसको चुनावी मुद्दा बनवा पाएंगे। और जब ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो आने वाली सरकार को उस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। केवल खाद्य श्रृंखला नहीं है, आप औषधि वितरण में देखिए, आप जाके दवा की दुकान को थोड़ा सा समय निकालिए, कोई दवा वाले से थोड़ा मित्रता बढ़ाइए और देखिए आप उसकी एमआरपी में और उसके यहाँ जो मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 5-5 रुपए की दवाई पर एमआरपी 50-50, 500 रुपए तक लिखा है। बहुत सी वीडियो आ चुके हैं। अब ये एक ऐसा मिला जुला साठ गांठ दुकानदार, व्यापारिक संगठन, फैक्ट्री, गवर्नमेंट सब मिला हुआ है। अब विज्ञान संचारक क्या करे? विज्ञान संचारक तो बता के बैठ जाएगा? नहीं। अगर आपके अंदर तड़प है तो आपको जन स्वास्थ्य केंद्र, जन औषधि केंद्र जगह जगह जो उसके मानक हों पूरे करके, लोगों से इकट्ठी करके, पूंजी करके, समूह बना करके दुकानें खुलवाना पड़ेंगी। और जन औषधि केंद्र के द्वारा जब दवाइयां सस्ती बिकने का प्रचार करेंगे, उधर ये 100 दुकानदार फिर प्रचार करते हैं, अरे वो दवा तो ऐसे ही है, उसको फायदा नहीं होता है। तो उसके खिलाफ एक संघर्ष का पूरा माहौल ये विज्ञान संचारक बना सकता है। मिलीजुली रणनीति इस पर बन सकती है, समाज को इकट्ठा करके, समूह बना करके इस पर आप प्रहार कर सकते हैं। तब जाकर के एक जन औषधि केंद्र की उपादेयता, उपयोगिता, आज जन औषधि केंद्र ये सब मिलकर के खोलने नहीं देते, लेकिन उसके लिए जब आप जुटेंगे तो जन औषधि केंद्र का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जब वो दवा का औषधि केंद्र खुल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि उस दवा कितनी सस्ती है और बाजार में दवा कितनी महंगी। तो ये पूरा एक बड़ा व्यापक फलक है और एक बहुत बड़ा व्यापक तंत्र है। इस पूरे तंत्र को संचार तंत्र के माध्यम से तोड़ने के लिए पूरी तरीके से एक बहुत व्यापक संगठित टीम चाहिए, जो ज्ञानवान भी हो, ऊर्जावान भी हो और जिसके अंदर विशेषज्ञता भी हो और संवाद की कला भी हो और लोगों को प्रभावित करके अपनी बात समझाने की क्षमता भी हो। अगर ये तमाम सब चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हैं तो एक सफल विज्ञान संचारक हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो गया और फिर कभी मिलेंगे। आप सबको पुनः बार बार धन्यवाद। यह पूरा संवाद जो मैंने अभी दिया है, ये अजय प्रहार चैनल पर भी रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।